नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पश्चिम एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, इसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ईरान की धमकियों के बाद खाड़ी क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ गई है। सबसे बड़ा असर दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पड़ा है। जहाजों की आवाजाही बंद हो गई, जिसका असर वैश्विक बाजार पर नजर आया। कच्चे तेल की कीमतें एक समय $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस संकट से निपटने के रास्ते तलाशने में जुटा है, क्योंकि अगर सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस बीच तेल संकट से निपटने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 देश साथ आए हैं। एजेंसी ने अपने इमरजेंसी भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में जारी करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर तेल और एलपीजी सप्लाई पर भारत सरकार का बयान भी सामने आया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में कहा कि तेल गैस का पर्याप्त भंडारण है। सरकार ने लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल। मिडिल ईस्ट में तबाही, जहाजों की रुकी आवाजाही, तेल संकट पर आईईए का ऐलान, इमरजेंसी भंडार से समाधान। तेल ने बिगाड़ा खेल, अर्थव्यवस्था होगी फेल। भारत में गैस तेल भरपूर, अफवाहों से रहे दूर। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, कैप्टन रिटायर्ड पीके घोष जी, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड अरविंदर सिंह ओबेरॉय जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। कैप्टन घोष जी, देखिए, हालांकि अब तो अमेरिका दूसरा रास्ता तलाश रहा है कि दुनिया में अस्थिरता न फैले, क्योंकि सब कुछ तेल पर निर्भर। दूसरी ओर भारत की तस्वीर क्या है, जगह जगह से तस्वीर सामने आई, उसे क्लियर किया पेट्रोलियम मंत्री ने। सवाल इस बात को लेकर है, भारत ने भी आज क्लियर कर दिया कि हम पूरी तरीके से खाड़ी देशों पर नहीं निर्भर है, और भी देश है जिससे हम ले रहे हैं ईंधन। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये युद्ध लंबा खिंचा तो क्या वाकई स्थिति विकराल होगी? जो आईईए का कहना है कि उनका जो रिजर्व ईंधन है उसे वो रिलीज करेंगे, बावजूद इसके भी। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कुछ भ्रम जो है ये तेल के बारे में मैं ये दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आईईए का जो ये 400 मिलियन बैरल जो रिजर्व से वो दे रहे हैं, सच पूछिए तो ये 400 हाँ है, लेकिन हर दिन शायद $20 मिलियन इस्तेमाल होते हैं संसार में। उसमें 400 कितना दिन टिकेगा, ये एक दूसरी बात है। और सोचा ये गया था कि ब्रेंट के प्राइसेस कम हो जाएंगे, कुछ हद तक हुए, फिर वो बढ़ गए। तो ये मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं एक बहुत ही छोटा सा मलहम है ये सिचुएशन का। दूसरी बात यह है कि तेल का जो ये नहीं आना है, ये खाली तेल नहीं है, एलएनजी भी है, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो भी है। और खाली तेल हमारे पेट्रोलियम या पेट्रोल या कुकिंग गैस से ही ताल्लुक नहीं रखता है, इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं कहता हूं, सल्फर जुड़ा हुआ है। सल्फर अगर नहीं बनेगा तो बहुत सारे मेटल्स, कॉपर, ये वो नहीं बनेंगे। अभी आप सोचिए, अगर मेटल्स ना बने तो क्या होगा? फिर फर्टिलाइजर्स का कमती हो जाएगा। और लोग तो कह रहे हैं कि ये अगर मेटल्स ना बने और एलएनजी ना आए तो ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर बनाना बंद कर देगा। ऐसे करके बहुत सारे चीज एकदम साथ जुड़े हुए हैं। तो तेल की कमी खाली तेल ही नहीं, बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं। भारत सरकार बहुत कोशिश कर रहा है कि, और ईरान ने भी कहा है कि हम केवल यूएस और वेस्टर्न पावर्स जो अलाइज हैं उन्हीं के जो जहाज है रोकेंगे। अभी शिपिंग इंडस्ट्री में क्या है, ये जहाज किसके होते हैं? लाइबेरिया के होते हैं ज्यादातर। सबसे बड़ा एक छोटा सा देश, उसका मैक्सिमम फ्लीट है, और वो कहाँ का एक लाइबेरियन जहाज जो
एक भारतीय नेतृत्व पहुंच कर रहा रहा था, वो अभी आया है, कल ही मेरे ख्याल में आया है। तो ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए वो जो भी जहाज आ रहा है उस पर वो मिसाइल फेंक रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये किसका जहाज है, बहुत मुश्किल होता है। और ये जहाज क्या करते हैं, इसके बारे में अगर आप अलाउ करें तो एक संक्षिप्त में बता दूं। ये बड़े जहाज जो होते हैं 300 टन के, जो उससे ज्यादा होते हैं, उनके पास एक AIS, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, जिससे वो ट्रैक किए जा सकते हैं, जो कहाँ जा रहे हैं, उनका क्या मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट मतलब क्या उनके पास कार्गो है, क्या क्या कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये सब कुछ ये एक ट्रांसपोंडर के माध्यम से बोल देते हैं। अभी ये जहाज जो आ रहे हैं हॉर्मुज से, वो क्या करते हैं, वो इन्हें ट्रांसपोंडर्स को बंद कर देते हैं ताकि ये न दिखे, तो ये चुपचाप एकदम आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर कितना ज्यादा गैप तो नहीं है, ईरान के वहां पर मिसाइल्स रेडी हैं, तो वो आकर उस पर लग जाते हैं। तीन लेटेस्ट, कल मेरे ख्याल में 3 जहाज मिसाइल टारगेट किया गया है। ठीक है कर्नल ओबेरॉय जी, एक तरफ यूएस, इजराइल, ईरान, इस युद्ध में जो स्थिति बन रही है, जो कहा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, जो देखा जा रहा है पूरी दुनिया के लिए एक युद्ध, अर्थव्यवस्था को लेकर भी ये कह सकते हैं। तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने सही फरमाया कि ये जो लड़ाई जो है पहले तो थी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेकिन ईरान को पता था कि वो मिलिट्री जो है अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा, तो इसलिए जो है उसने लड़ाई का मोड़ दिया है इकोनॉमिक वॉरफेयर के ऊपर, जिसके कारण उसने जो है सारे बेसिस पर हमला किया, सारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। और उन्होंने मेरे ख्याल से दूसरे दिन ही बता दिया था कि जब ये $150 के करीब पहुंच जाएगा तो लड़ाई जो है अपने आप रुक जाएगी। और यही कुछ हुआ भी एक्चुअली, कि जैसे ही तेल के दाम जो है $120 के आसपास पहुंचे, तो ट्रंप ने जो है इसके ऊपर इतना प्रेशर आया सब तरफ से, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से भी, और इसको जो है बात करने लग गए कि अभी जो है कैसे ऑयल रिजर्व्स रिलीज किए जाएं, कैसे जो है हॉर्मुज को खोला जाए, एस्कॉर्ट किया जाए। वो सारे सुझाव जो थे वो इतने कारगर नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो है उसका असर तो हुआ है कि अभी जो है धीरे धीरे ईरान भी जो है टॉकिंग टेबल के ऊपर आ गया है। अभी बहुत ही अच्छा संकेत मिले हैं कि जबकि उनका नया लीडर मुज्तबा खमेनी का भी जो है अभी ताज़ा स्टेटमेंट आया है, जो कि पहले सुनने में आया था कि वो पहले ही दिन जो है इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसी चीज को जो है खारिज करने के लिए जो है उसने स्टेटमेंट दिया है। और उस स्टेटमेंट में उसने जो है काफी मुस्तफा ने हॉर्मुज का जिक्र किया है। हाँ, हॉर्मुज का भी जिक्र किया है। उन्होंने बोला है कि हम हॉर्मुज को जो है बंद रखेंगे, क्योंकि वो और भी प्रेशर बनाना चाहते हैं। और उसने क्या शर्तें रखी हैं लड़ाई के लिए, पहले ईरान के प्रेसिडेंट ने जो है 3-4 घंटे पहले शर्तें रखी, फिर मुज्तबा ने भी तकरीबन वही शर्तें दोहराई हैं कि कैसे जो है ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है। तो इसके बारे में जो है हम बाद में बात करेंगे क्या क्या शर्तें रखी है, लेकिन ये मानना चाहिए कि हमें ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और ये सब कुछ तब हुआ है जबकि पुतिन की ट्रंप के साथ बातचीत हुई परसों, और उसके बाद जो है ये सारा प्रेशर हुआ। और आपने देखा कि जो है कल जो है लाइबेरिया का जहाज, जो मेरे पैनलिस्ट ने बताया है, वो 1 तारीख को लोड हुआ सऊदी अरेबिया के पोर्ट से, 3 तारीख को वहां से चला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर जो है वो जो है कल रात को जो है पहुंचा है मुंबई। तो ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। जबकि ईरान ने बोला था कि जो उनके अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, चाइना का, रशिया का और इंडिया का जो है बाद में उन्होंने ऐड किया,
कि उनके सबके जहाज़ों को नहीं रोका जाएगा। तो ये अच्छे डेवलपमेंट हैं। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में जो है कुछ बात खुल के आगे आएगी। कैप्टन घोष जी, नए रास्ते पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब अगर एलएनजी की जो बातें कर रहे हैं हम, एक तरफ ईरान को छोड़ देते हैं, बाकी खाड़ी देशों की बात करते हैं जिससे व्यापार भी होता है, जिस पर निर्भर हैं, चाहे वो सऊदी हो और इसके अलावा कतर। तो क्या अब ओमान को साथ में लेकर कुछ ऐसा नहीं कॉरिडोर हम स्थापित कर सकते कि वो हमें हॉर्मुज जाने की जरूरत ना पड़े और व्यापार होता रहे, इस तेल का व्यापार होता रहे? कुछ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए क्या? देखिए, ये बात आपने जो कही, ये जो एक प्रश्न है, ये कई सालों से इस पर विचार किया जा रहा है और कोशिश ये है कि हम हॉर्मूज के जो डिपेंडेंसी फैक्टर है वो किसी तरह कम कर दें। अभी अगर ये इतना आसान होता तो लोग पहले ही कर देते, क्योंकि सबको पता है हॉर्मूज कोई नई चीज नहीं है, ये एक चोक पॉइंट है। और हम स्ट्रैटेजिस्ट इस पर पता नहीं कितने सारे डिबेट्स कर चुके हैं कि किसी तरह भाई हॉर्मूज से अगर निकल जाएं, और कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। नहीं, मैंने इसलिए ये सवाल किया कि जब भी कुछ होगा यहां मिडिल ईस्ट में, तो सबसे पहले हॉर्मुज वही एक ऐसा पॉइंट है कि जहां आप थोड़ा बैरियर लगाइए कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तो हमें दूसरे वैकल्पिक रास्ते की तलाश तो करनी होगी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे अगर आप समझिए हॉर्मुज से आप तेल नहीं ले रहे, एलएनजी नहीं ले रहे, सऊदी अरेबिया का सबसे ज्यादा हॉर्मुज से ही आता है, लेकिन उसको एक तरफ कर दीजिए। अभी आप ले रहे हैं तेल किससे? वेनेजुएला से। वेनेजुएला को पता ही है क्या हुआ था कुछ ही दिन पहले। तो खैर, हम वेनेजुएला से ले रहे हैं और रूस से ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कैपेबिलिटी है, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो किस प्रकार के तेल के लिए ये एडजस्टेड है, और क्या ये दूसरी जगह, ये खाली वेनेजुएला नहीं, वो वेनेजुएला का काफी बिटर क्रूड होता है, ये स्वीट क्रूड, बिटर क्रूड के मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो रिफाइनरीज होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर तरह के तेल को रिफाइन कर सकते हैं। तो अगर एक दूसरा तेल आ भी गया तो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, और चेंज करना इतना आसान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना इतना आसान नहीं है। फिर देखिए ये जो लंबे पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, चीन ने क्या किया? चीन ने कहा वो और ज्यादा डिपेंडेंट है इस पर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रशिया से एलएनजी का एक पाइपलाइन बनाया, और नहीं, हमारी भी तो कोशिश थी कि वाया पाकिस्तान होकर आए, लेकिन वो तो अधर में लटक गया वो। नहीं तो हो जाता। हाँ, पानी और तेल दोनों का मामला था वो तो। जी हाँ। तो ये कोशिश बहुत है कि हम इस मेजर डिपेंडेंसी को किसी तरह खारिज कर दें और दूसरी जगहों से, और वही हम कर रहे हैं। ये नहीं, हमारे काफी प्लान्स हैं। ये नहीं कि हम टोटली एकदम पूरे तरह से निर्भर है हॉर्मोन्स पर, क्या हमारा तो भाटा बढ़ गया, जी नहीं। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी है, इतना आसानी से हम चेंज नहीं कर सकते कि ये एक स्विच तो है नहीं। अगर मेरा कहने का मतलब, अगर सोचा जाता या उस पर विचार किया जाता, उसको धरातल पर उतारा जाता, तो कुछ हद तक तो हम आगे बढ़ते ना। बस सोचा ही गया है, बढ़े नहीं है। नहीं, हम बड़े भी हैं, बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत जटिल है। इतना आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना बहुत, क्योंकि एक तरफ से एक इकोनॉमिक फैक्टर भी आता है। आप अगर दूर से तेल मंगवाएं जो वो आपके कैपेबिलिटी में नहीं है, वो लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ हॉर्मूज का, फिर हमें दूसरा तेल लेना पड़ेगा, फिर
हमें चेंज नहीं, करना नहीं, पड़ेगा। मेरा सवाल ये नहीं था कि हम उस दुकान, मतलब जो दुकान ही कह सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर, कि इस दुकान से ना सही हम उस दुकान के, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम पहले वाली जो दुकान के रास्ते में अड़चन महसूस करते थे, उसी दुकान पे पहुंचने के लिए हमें दूसरा रास्ता लेना है। जो मैं मतलब हॉर्मुज को हम ना छेड़े या हॉर्मुज ना जाए, उससे पहले कोई व्यवस्था बना देते, जिसका जैसे मैंने ओमान की बात की कि वहां तक कुछ पहुंचाया जाए, वहां से फिर उसे भारत लाया जा सके, करियर ये किया सब जा हम सके। सोच रहे हैं जी, नहीं ये सब हम सोच रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात ये है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, आपने देखा होगा उन्होंने अपना आउटपुट कम कर दिया है, क्योंकि रिफाइनरीज एक्ट में मिसाइल्स के गिरे हैं। सऊदी अरेबिया के आरामको में गिरे हैं, यूएई में गिरे हैं, बहरीन में गिरे हैं, कतर में गिरे हैं, एक्सप्लोजन्स हुए हैं। तो हर जगह उनके रिफाइनरीज को टारगेट भी किया गया है। एक तरफ से ईरान कह रहा है ओमान को, नहीं नहीं हम आपको मिसाइल से नहीं मार रहे हैं। मैं समझ गया कर्नल ओबेरॉय जी, जो कहना चाह रहे हैं कैप्टन घोष जी, कि अगर इजराइल अमेरिका लगातार हमले कर रहा है ईरान पर, तो वो भी कह रहा है कि भाई हम तो पूरे देश को नहीं चैन से रहने देंगे, पूरी दुनिया को नहीं चैन से रहने देंगे, आसपास पड़ोस में तो हम तो बम फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, मिसाइल गिराएंगे, ड्रोन से अटैक करेंगे, और ये तेल वाला सिस्टम जब बंद होगा तो पूरी दुनिया में हाहाकार होगा। अब ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि नहीं भैया, कुछ अब तो रास्ता अपनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हम तो दो मोर्चे पर हमें लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। क्या वाकई दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए यूएस तैयार है क्या? मैं जो है आपका जो पहले वाला सवाल था उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी जरूर। सऊदी अरेबिया ने जो है 6 साल पहले जो है सोचा था कि इस तरीके की जो है नौबत आ सकती है। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट कोस्ट जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बनता है और वेस्ट कोस्ट उनका बनता है रेड सी की तरफ। तो वहां से लेकर उन्होंने जो है पाइपलाइन बनाई है जो कि कमीशन हो गई है। तो इसमें जो है लगते हैं 5-6 साल, जो भी डिसीजन लिया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है, तो इसमें देर तो लगती है। तो लेकिन फिर भी जो है उन्होंने ये सोचा तो था इस तरीके से कि ये कभी भी बंद हो सकता है। तो अभी जो है वो रेड सी की तरफ से जो है और मेडिटेरेनियन में रेड सी वहां भी तो दिक्कत है ना सर, होती भी है वहां, कुछ भी होता है तो वो भी लगते हैं। तो ये सोच चलती जा रही है सारी कंट्रीज में, क्योंकि उनको पता है गल्फ कंट्रीज को अगर वो तेल नहीं बेच पाएंगे तो उनकी इकॉनमी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और क्योंकि वहां पर तो एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, उनके तो खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। तो ये सारा कुछ तो हो ही रहा है। अभी जो है सऊदी अरेबिया ने भी जो है कल परसों इंडिया को जो है रिक्वेस्ट किया है कि उनको जो है राइस की बड़ी किल्लत हो रही है। और ये तब है जबकि सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ है। तो अभी जो है इसमें कोई डिफेंस पैक्ट का इम्पैक्ट तो दिख गया है अभी तो। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कोई भी जो है इस लड़ाई में जो है परमानेंट दुश्मन भी नहीं है, परमानेंट फ्रेंड्स भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है पॉलिसीज ऐसी हैं कि इंडिया ने जो है अपना ऑयल जो है सारा कुछ और पूरा गैस वगैरह डाइवर्सिफाई किया है। गैस के मामले में थोड़ा कम डाइवर्सिफाई हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ही बड़ा कतार है, जो कि बिल्कुल उस कोने के ऊपर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के। पाइपलाइन उन्होंने भी लगाई हुई है, गैस के लिए भी लगाई हुई है, और वो आ सकता है। लेकिन फिर भी जो है ये सारा खतरा तो मंडराता रहेगा। और सबसे बड़ा कंज्यूमर तो जो है अभी किसका दबाव है, चाइना का और इंडिया का दबाव है, जिसके कारण जो है अभी ये टॉकिंग टेबल पर आ गए हैं। सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? रशिया को हो रहा है, पुतिन को हो रहा है, क्योंकि तेल के भाव बढ़ गए हैं। और जहां पर अभी आपने देखा कि कल भी जो है बहुत बड़ी खबर आई थी कि ट्रंप ने बोला कि इंडिया के रिलायंस ने जो है $300 बिलियन की एक जो है सुनने में आया यूएस में ये हो रहा है। हाँ, यूएस में हो रहा है ना शायद। किस लिए हो रहा है? अभी जो है रिलायंस के पास टेक्नोलॉजी है कि वो ऐसा जो फ्यूल है, जो हैवी फ्यूल है, जो कि वेनेजुएला से आता है और रशिया से आता है, उसमें काबिलियत है उसको प्रोसेस करने के लिए। ऐसे ही जो है
जो कनाडा से जो तेल आता है अमेरिका के नदर्न स्टेट्स में, वो भी जो है हैवी क्रूड आता है। तो वो सारा कुछ जो है उस चीज को करने के लिए जो है उन्होंने रिलायंस को चुना है, और ये सारा कुछ जो है ताकि प्रॉब्लम जो है हमेशा से खत्म हो जाए। आपसे वही सवाल रह गया मैं जो जानना चाहता हूं। एक तरफ तो युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर एक अर्थव्यवस्था को लेकर युद्ध चल रहा है। कहीं इस बीच अमेरिका ही ना फंस जाए। ईरान को फंसाने के चक्कर में पूरी दुनिया तो फंसती नजर आ रही है। अमेरिका ना ज्यादातर घाव अमेरिका को ना लगे। एकदम ठीक कहा कि ये मेरे ख्याल में ये धीरे धीरे अमेरिका ही फंस रहा है। और इस अभी इससे निकलना, जिसे कहते हैं ना एग्जिट प्लान, क्या है उसका कोई मकसद? सच पूछिए, हम यही सोचते आए कि उसका मकसद क्या था ये कर। देखिए, रेजीम चेंज का तो नामो निशान नहीं है। लोकल पॉपुलेशन, वो जो इस्लामिक जो गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध जाने का, उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि वो कह रहे हैं अरे हमने तो देख लिया है आपने क्या क्या लिबिया में और आपने क्या क्या इराक में, तो उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। फिर अब एकदम डिस्ट्रक्शन से होगा क्या? तो फिर क्या मकसद क्या था, यही मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे आपने जैसे कहा, सब देश जो है, जैसे गल्फ कंट्रीज अभी सब खफा हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। आपने हमें इसके अंदर क्यों ढकेल दिया? हम तो ठीक ठाक थे, आपके यहाँ पर बेसिस थे, सब कुछ ठीक ठाक था। आपने हमें ढकेल दिया और हम जैसे कहा गया है वो बेचारे सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमीज हैं जिसमें केवल तेल और एलएनजी का ही महत्व है। उनके पास ना पानी है ना खाने का चीज है। और अगर सोचिए ये सब जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, इस पे मिसाइल आकर गिर गया तो वो पीने के मतलब ट्रम्प ने तो उसकी भी धमकी दी है कि हम तो मार देंगे मिसाइल, तो फिर पीने का पानी नहीं मिलेगा, और हाहाकार मचेगा। अभी सोचिए, ये गल्फ कंट्रीज का भी ये हो सकता है। वो क्या करेंगे? खाली एक बात है जो मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूं, अमेरिका के पास अभी वो ऑयल इंपोर्टर नहीं है। उनके पास ज्यादातर शेल गैस फ्रैकिंग से प्रोसीजर से वो निकाला जाता है, जिसके लिए बहुत पानी लगता है। अभी उनके पास ये शेल गैस होने के माध्यम से वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक तरफ से वो इंसुलेटेड है। लेकिन दूसरे कंट्रीज तो ऐसे नहीं है, और देखिए दूसरे कंट्रीज सब जो गल्फ है वो अमेरिका से नाराज हैं, जो दूसरे कंट्रीज हैं वो अमेरिका से नाराज हैं, क्योंकि पूरे एकदम संसार में ये हाहाकार हो रहा है। और उसके पीछे एक ही वजह अमेरिका जी, उसके पीछे एक ही वजह अमेरिका है अमेरिका। कर्नल ओबेरॉय जी, जो स्थिति पूरी दुनिया में है उसकी जरा तुलना भारत से कीजिए। हालांकि आज तो पेट्रोलियम मंत्री ने भी क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा अफवाह फैला, लोग पैनिक हुए और सिलेंडर्स को लेकर मारामारी मचाने लगे। ये आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो सबसे पहले जो है इंडिया में जो है ब्लैक मार्केट करने वाले जो है लोग अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं ताकि वो जो है क्विक मनी बना सके, ये सारा कुछ। तो कोई ऐसी कमी नहीं है, प्लान पूरा है इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास, कि इस चीज की कोई कमी होगी नहीं। ये सारा कुछ शुरू हुआ जबकि जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें कि उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल एलपीजी गैस है जो घरों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए और कारों के लिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं होगी, कोई कटौती नहीं होगी। और रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए जो है उन्होंने 75 से 80% पे इसको कर दिया यूटिलाइजेशन। तो ये जैसे ही मौका मिला तो सब लोगों ने जो है मौका फायदा उठाने के लिए जो है काला बाजारी वगैरह शुरू करने के लिए जो है अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। और सारा कुछ आपने देखा कि लाइनें
भी लगनी शुरू होगी, गैस के एलपीजी गैस की कंपनियों के बाहर, उनके डीलरों के बाहर। तो ये सारा कुछ जो है कई शरारती तत्व होते हैं वो जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। इंडिया के पास स्टॉक पहले मान लेते हैं जैसे ईरान में थोड़ा उलट पुलट होने को हुआ और अमेरिका कूद गया, कुछ ऐसी स्थिति वाले हैं यहाँ भी। हाँ, आपने सही बोला कि ये जो है अगर एक मुहावरा हिंदी में देखा जाए कि ये गले की हड्डी बन गया है। अब ये गले की हड्डी जो है अमेरिका के गले में तो पड़ गई है। इसका क्या है कि अभी गल्फ कंट्रीज जो है पहले इन्फ्लुएंस में थे जहाँ जहाँ इनके बेसिस थे, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए जो है अमेरिका ने ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट किया नहीं, क्योंकि इनकी जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स वगैरह हैं वो उनकी काबिलियत ही नहीं है अमेरिका के पास कि इतनी जल्दी से बना सकें। तो पहले युद्ध वाले ही जो है उनका आर्सेनल पूरा नहीं हुआ और ये एक अलग से लग गया। हुआ ये कि इजराइल ने मुझे लगता है कि बोल दिया था अमेरिका को कि तुम अगर आनाकानी करोगे लड़ाई में जाने के लिए तो हम तो जा रहे हैं, क्यों उनके तो अस्तित्व की लड़ाई थी। एक खबर है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई, ये भी कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से, पता नहीं अंदर खाने हैं कि क्या है, कि अब अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी, हमें अपने सहयोगी के साथ और भी तेजी के साथ हथियार बनाना होगा। नहीं, अगर अभी भी आप ट्रंप के ताजा स्टेटमेंट देखो, कल के देखो, आज के देखो, उसने बोला कि हमारे टारगेट सारे अचीव हो गए। इसका मतलब क्या है कि लड़ाई रोक देनी चाहिए। तो वो किस चीज की इंतजार कर रहा है? लेकिन जो है इजराइल के टारगेट से अचीव नहीं हुए। वो जो है बेरूत में, सदर्न लेबनान में जो है लड़ाई जो है इसको खत्म करना चाहता है ताकि हिजबुल्ला। अमेरिका का क्या है, साजो सामान लेके फिर वापस चला जाएगा, फंसेगा तो इजराइल ही। नहीं, फंसने की बात नहीं है। मतलब इजराइल के आइडियाज बिल्कुल क्लियर हैं कि उसको क्या चाहिए इस लड़ाई से। तो ये जो है गले की हड्डी जो है, जो कि ट्रंप के गले में फंसी हुई है, इजराइल की तरफ से भी फंसी हुई है और गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी फंसी हुई है। और इसके अलावा क्योंकि रशिया का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है ईरान को, तो ये इक्का दुक्का जो है एक्शन तो चलते रहेंगे, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी तो काफ़ी कम हो चुकी है। और जहाँ तक मैंने बात की थी, जो 3 शर्तें रखी हैं ईरान के प्रेसिडेंट ने, उसमें बोला है कि हमें जो है एक तो हमारा ईरान के राइट्स को रिकॉग्नाइज करो आप, और दूसरा जो भी नुकसान किया है पूरे वर्ल्ड का उसके उनको चाहिए भरपाई, जिसको वो बोलते हैं। ये मुश्किल लग रहा है। और तीसरा बोल रहा है कि हमें जो है आप इंटरनेशनल गारंटी दो कि आगे से जो है आप अटैक नहीं करोगे। नहीं, ये मुश्किल लग रहा है, ये हमें नहीं लगता कि ये हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़ाहिर तौर पर हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही रुकी हुई है, तेल संकट, ईंधन संकट की बात तो हो रही है, लेकिन हाँ, भारत के लिए राहत की खबर ये कि जिस तरीके से लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत में राहत वाली बात है, आसपास पड़ोस में देखिए क्या स्थिति मची हुई है। सब कुछ, चाहे वो पीएनजी हो या एलपीजी सिलेंडर्स हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, यहाँ तक कि दूसरे जो भी ईंधन होते हैं, उसके लिए भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। 2 टूक मिलता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।